गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हमारी नेक्स्ट क्लास की आज बात करते हैं और हम केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर चुके हैं, उपसर्ग संयोजक यौगिक, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उन टॉपिकों में जो हमारा स्टार्टिंग आता है उपसर्ग संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक वो होता क्या है। कहने का मतलब हम योगात्मक यौगिक जो बनते हैं उनके बारे में फर्स्टली बात कर चुके हैं और उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने वो क्वेश्चंस नोटबुक में उतार लिए होंगे, अगर नहीं भी उतारे हैं तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप लोग वो नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। जो क्वेश्चंस पहले आए हैं, आंसर्स तो उनके पहले हैं ही, लेकिन आप क्वेश्चंस जरूर उसमें नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? तो आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें हमने बताया था कल वो पढ़ने वाले हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज वो है वर्नर का सिद्धांत। अब हम वर्नर का सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं, फर्स्टली उसका रीजन ये है कि जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्फ्रेड वर्नर या बर्नर भी जिनको बोलते हैं अल्फ्रेड वर्नर। ये जो अल्फ्रेड वर्नर हैं इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे बताया कि संकुल यौगिक किस तरह के होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। जो फर्स्टली जो गुण देखे गए वो किसके द्वारा देखे गए, अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो जो अल्फ्रेड वर्नर है इन्होंने सबसे पहले संयोजकताओं के आधार पर इसको बताया कि संकुल यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार की संयोजकताएं रखते हैं। अब पहले हम संयोजकताओं को समझ लें कि होती क्या है। जैसे कोई भी एक कॉमन कंपाउंड है, हमारा साधारण यौगिक है, जैसे NaCl है, MgCl2 है, या हम बोले FeCl3 है, या फिर PtCl4 है, ये कुछ इस तरह के कंपाउंड है हमारे। तो इन कंपाउंड्स में हम इनकी संयोजकताएं देखें तो जो ये साधारण यौगिक होंगे उनमें सिर्फ एक प्रकार की संयोजकता पाई जाती है जिसको हम प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं। अब ये जो एक प्रकार की संयोजकता है वो होगी क्या, जैसे Na है वो केवल एक Cl से जुड़ा हुआ है तो Na की संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। और मैग्नीशियम जो है वो 2 Cl से जुड़ा हुआ है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। मतलब वो जितने ऋणायनों से घिरा हुआ है, जितने ऋणायनों के साथ उसने बंधन कर रखा है वो बंधन ही क्या कहलाता है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो Fe का आपको पता चल रहा होगा 3 Cl से जुड़ा हुआ है तो 3, Pt 4 से जुड़ा हुआ है तो 4। तो ये इन सबकी क्या है, प्राथमिक संयोजकताएं हैं, सामान्य यौगिकों की। तो अब इन्हीं के आधार पे जो अल्फ्रेड वर्नर थे उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया एक कॉमन सी चीज को लेकर के। उसके लिए हमें एक रिएक्शन पहले समझनी होगी। हम ये समझते हैं, मान लिया कोई AgNO3 का कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट का, और उसको हमने NaCl लवण में मिला दिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लवण में मिला दिया। और जब इन दोनों को मिक्सअप करेंगे किसी कंटेनर में तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये जो होगा वो मिलकर के बना लेगा NaNO3 और साथ में बन जाएगा AgCl। क्लियर है? अब देखो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन किसका हुआ है, क्या हुआ है। पहले ये था वो भी एक्वस सॉल्यूशन था, मतलब लिक्विड था, और ये भी हम किस फॉर्म में ले रहे थे, लिक्विड की फॉर्म में ले रहे थे, घुला हुआ था। लेकिन जब इसको हमने इस तरह से प्राप्त किया तो ये तो एक्वस सॉल्यूशन था लेकिन ये किस फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट पे। मतलब ये ठोस अवस्था में हमें इस लिक्विड के अंदर अलग से मिल गया, जिसकी क्या बन जाती है, PPT बन जाती है। हम इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। मतलब इन दोनों को मिक्स करने से सिल्वर क्लोराइड के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, PPT बन जाती है। और इसी PPT के आधार पे अल्फ्रेड वर्नर ने एक प्रैक्टिकल किया। वो प्रैक्टिकल किस तरह से किया वो देखो। फर्स्टली उन्होंने एक यौगिक लिया जिसमें लवण, मतलब हम जो योगात्मक यौगिक बनाते हैं उसी तरह का यौगिक था हमारा COCl3 का, और साथ में इसमें इसने ले लिया 6 मोल NH3 के। मतलब इसका एक योगात्मक यौगिक बना है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ा। और जोड़ने पे उसने क्या देखा कि जब ये जोड़ा गया और जोड़ने के बाद इसमें
एक्सेस में, एक्सेस का मतलब आधिक्य में, जब AgNO3 को डाला गया तो यहाँ पे उसको 3 मोल क्या मिले, AgCl के मिले, मतलब AgCl PPT की फॉर्म में उसको मिल गया। कितने मोल, 3। क्लियर है। फिर नेक्स्टली उसने क्या किया, ये तो इतना का इतना रहने दिया, लेकिन अमोनिया के मोलों की संख्या क्या कर दी, कम कर दी। नेक्स्ट स्टेप में जो COCl3 था उसके साथ 5 मोल किसके ले लिए, अमोनिया के, और 5 मोल अमोनिया के लेने के बाद इसको भी किसमें से गुजारा, AgNO3 की एक्सेस में से गुजारा, मतलब सिल्वर नाइट्रेट की एक्सेस में से इसको क्या किया, प्रवाहित किया। तो प्रवाहित करने पर क्या हुआ, अब इस बार क्या हुआ, 2 मोल इसको AgCl के प्राप्त हुए। नेक्स्ट उसने सोचा ये क्या हो गया भाई, तो नेक्स्ट वापस उसने प्रैक्टिकल किया और इस बार अमोनिया के मोलों की संख्या और कम कर दी, और इस बार भी क्या हुआ, एक्सेस में AgNO3 लेने पर वापस 1 मोल क्या हो गया, कम हो गया, और AgCl के मोल कितने मिले, 1। अब उसने सोचा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसको नेक्स्ट एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। तो इसने इस बार क्या किया, 3 मोल अमोनिया के लिए और वही AgNO3 की क्या की, एक्सेस ली, एक्सेस अमाउंट ली। तो इस बार क्या हुआ, इसको 0 मोल प्राप्त हुए, किसके, AgCl के, मतलब इसकी PPT बनी ही नहीं। इस बार क्या हुआ, इसकी PPT बनी नहीं, और PPT नहीं बनने के कारण इसने सोचा यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। अलग क्या, कि प्राथमिक संयोजकता तो सबकी होती है, इनकी कुछ ऐसी संयोजकता भी होती है जो वियोजित नहीं होती, टूटती नहीं है, और उस संयोजकता को इसने नाम दे दिया क्या, द्वितीयक संयोजकता। और इसी के आधार पे इसने डिफाइन करके बताया कि संकुल यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं कैसे होती है वो उसने एक्सप्लेन की। अब देखो ये जो है वो हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस नहीं बनता है, तो आपको सिर्फ इसका याद रखने के लिए नोट डाउन करना है, तो आप अल्फ्रेड बर्नर 1913 के नाम से इसको ऐसा का ऐसा नोट डाउन कर लेना। अब इसके बेसिस पे जो इसने कंक्लूजन निकाला, जो अभिग्रहित दिए वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन अभिग्रहितों को ही डायरेक्टली देखेंगे। क्लियर है। तो आप जो है वो इसको ऐसा का ऐसा नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, और इसके जस्ट बाद इससे क्या कंक्लूजन निकला वो हम देख लेते हैं। देखो क्या है कि मैं बाकी सब मिटा देती हूँ, इन 2 को एक बार रहने देती हूँ, स्टार्टिंग वालों को हम इनके बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं। इसने ये तो बता दिया कि संयोजकताएं 2 होती हैं, एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। अब इसने कहा जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो तो आयनीय होती है। आयनीय कैसे, जैसे हम PdCl3 FeCl3 की बात करें तो यहाँ आयरन 3 प्लस में और Cl माइनस में, यहाँ ये आयनों में है इस तरह से वियोजित। इसी तरह से Pd की बात करें तो पैलेडियम 3 प्लस और 3Cl माइनस, यहाँ पर भी क्या है, आयनों में। तो ये जो संयोजकता होगी वो कैसी होगी, आयनीय। लेकिन इस संयोजकता के बारे में इसने बोला क्या होती है, अनआयनीय होती है। आप देखो कैसे होती है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हम इसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे अल्फ्रेड बर्नर ने रिप्रेजेंट किया था। क्या किया, CONS3 का होल 6 Cl3, और सेकेंडली जो हमारा ये बना हुआ है जिसमें हमें 2 मोल AgCl मिल रहे हैं वो भी किस तरह से होगा, CONS3 का होल 5 Cl2। यहाँ एक क्लोरीन कहाँ चला गया, अंदर चला गया इस तरह से। ठीक है, तभी तो इसने ये बताया है कि पहले 3 मोल AgCl मिले, फिर 2 मोल AgCl मिले। वो यहीं से हमें पता चलेंगे कैसे 3 मिले, फिर 2 मिले, फिर 1 मिले और फिर 0 मिला। तो अब देखो क्या हुआ, इसने क्या बताया कि ये जो संयोजकता होती है आयनीय होती है। आयनीय मतलब ये जो बाहर का पार्ट है, मतलब यहाँ क्लोराइड पे माइनस होगा और इस पे क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह से इस पे क्या होगा, माइनस होगा और इस
जो अंदर वाला पार्ट है उस पे क्या होगा, प्लस होगा। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है हमें बाहर का पार्ट, वो कौन सी संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता। और दूसरी संयोजकता को इसने क्या बताया, अनआयनीय। वो किसके लिए कहा, ये अंदर जो है NH3 जुड़े हुए हैं 6, यहाँ NH3 जुड़े हुए हैं 5 और एक जुड़ा हुआ है क्या, क्लोरीन। ठीक है, तो ये जो जुड़े हुए हैं उनको हम अलग अलग तोड़ करके नहीं लिख सकते, वियोजित नहीं कर सकते। ये हमने संकुल यौगिक की जो डेफिनेशन थी, जो उसके गुण थे योगात्मक यौगिकों में, वो भी हमने देखे थे, उसके आधार पर इसको डिफाइन वहां पर भी किया था। तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये आयनों में नहीं टूट पाती, मतलब ये अंदर की जो संयोजकता है वो कैसी होती है, अनआयनीय होती है। फिर इसने कहा कि ये जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऋणायन या धनायन द्वारा संतुलित होती है। यहाँ हमने जो एग्जांपल लिखा उसमें ऋणायन द्वारा संतुलित है। मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये धनायन द्वारा भी संतुलित होती है। जैसे ये एग्जांपल है A4FeCN6, यहाँ फर्स्टली क्या लिखा हुआ, पोटेशियम आयन, तो ये धनायन है और ये हमारा संकुल यौगिक है। मतलब ये जो द्वितीयक संयोग प्राथमिक संयोजकता है यहाँ पे वो किसके द्वारा संतुलित है, धनायन द्वारा। मतलब वो धनायन और ऋणायन दोनों द्वारा संतुलित हो सकती है। लेकिन द्वितीयक संयोजकता की हम बात करें तो जो अमोनिया होती है वो उदासीन होती है, जो क्लोरीन होता है वो ऋणायन होता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड भी बनते हैं जिनमें धनायन भी आता है, जैसे नाइट्रोसोनियम आयन है, NO+ आयन है, वो भी संकुल के अंदर होता है। मतलब ये धनायन, ऋणायन, उदासीन अथवा हम बोल सकते हैं परमाणुओं अणुओं द्वारा क्या होती है, संतुलित होती है। यहाँ NH3 का क्या है, मॉलिक्यूल है, अणु है, तो इसका मतलब ये परमाणुओं और अणुओं के द्वारा भी क्या होती है, संतुलित होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है। क्लियर है। इसके बाद इसने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो तो ऑक्सीकरण नंबर को बताएगी, ऑक्सीकरण अवस्था को। जैसे यहाँ 3 जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब 3Cl- है और संकुल यौगिक पे क्या है, 3+, तभी बैलेंस होगा। नॉर्मल जो हम बैलेंस करते हैं ये उसी तरह से, क्लोरीन बाहर 3 है तो एक क्लोरीन पे चार्ज क्या आता है, -1, तो इधर क्या आएगा, +3। इसी तरह हम इसकी बात करें तो पोटेशियम पे क्या आता है, +1, कितने हैं पोटेशियम, 4, मतलब 4K+ है, तो 4K+ आयन है, 1+ आयन है, 1 पे तो 4 पे कितने होंगे, 4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4-। क्लियर है, तो ये इस तरह से चेंज होगी। क्लियर, फर्स्ट पे धनायन और सेकंड पे ऋणायन, जो हम नॉर्मल यौगिकों में करते हैं, सामान्य यौगिकों में करते हैं, वैसे ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता के लिए इनकी आएंगी। क्लियर, तो अब यहाँ इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, 2Cl- है, मतलब इस संकुल यौगिक पे क्या होगा, +2 होगा। यहाँ माइनस में 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, टोटल +2 होगा। तो ये इस तरह से क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है, किसकी, संकुल यौगिक की। यहाँ संकुल यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था है, मतलब प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो हमारी क्या दर्शाती है, संकुल यौगिक पे ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है, संकुल यौगिक पे ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती, समन्वय संख्या दर्शाती है। समन्वय संख्या, जैसे कोबाल्ट था हमारा, उसने कितने अमोनिया से बॉन्डिंग की, 6। यहाँ कोबाल्ट जो है उसने भी कितने अमोनिया से बॉन्डिंग की, 5, लेकिन एक और क्या जुड़ा हुआ है, Cl, क्लोरीन, मतलब टोटल यहाँ पर भी समन्वय संख्या कितनी है, 6। तो ये जो अंदर है वो तो क्या दर्शा रहा है, उसकी समन्वय संख्या दर्शा रहा है, और इसी समन्वय संख्या के कारण क्या हो रहा है, ये हमारे मोल्स जो हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। मैं अभी वापस एक्सप्लेन कर दूंगी उसको कि कैसे कम होते जा रहे हैं। यहाँ 6 है तो क्लोरीन बाहर कितनी आ गई, 2। यहाँ 6 अमोनिया ने ग्रहण कर ली, 6 की 6 कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो थी, जो समन्वय संख्या थी, कोऑर्डिनेट नंबर जो था, वो कोबाल्ट ने 6 के जो बंधन किए वो किसके साथ कर लिए, अमोनिया के साथ। ठीक है, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ कर लिए, तो Cl बाहर कितने बचे, 3, और 3 बचने के कारण जो हमें AgCl के मोल प्राप्त हुए एक्सिस में, वो कितने प्राप्त हुए, 3। लेकिन सेकंड टाइम में अमोनिया कितनी ली थी हमने,
5, लेकिन कोबाल्ट की कैपेसिटी है कि वो समन्वय संख्या कितनी रखेगा अपनी, 6 फिक्स रखेगा। तो 6 रखेगा तो वो क्या करेगा, 5 बॉन्डिंग तो उसके पास अवेलेबल है अमोनिया, तो उनके साथ कर लेगा। और छठी बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ। और छठी बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ करने से उनकी वो जो बॉन्डिंग होगी वो इतनी ज्यादा मजबूत होगी कि टूट नहीं पाएगी, वियोजित नहीं हो पाएगी। तो बाहर कितने क्लोरीन बचेंगे, 2, और जो टूट सकते हैं उन्हीं क्लोरीन के मोल हमें AgCl के साथ प्राप्त होंगे। इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टेप में 4 किया था, मतलब कोबाल्ट अभी भी समन्वय संख्या कितनी रख रहा है, 6 रख रहा है। तो 4 तो इनके साथ होगी बॉन्डिंग, अब 2 किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ। इसीलिए बाहर संकुल यौगिक के बाहर कितने क्लोरीन रहेंगे, 1, और 1 रहेगा तो AgCl के मोल भी कितने मिलेंगे, 1। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 मोल NH3 के लिए, तो 3 मोल लेने पे ये 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। और 6 की 6 बॉन्डिंग किसके द्वारा कर ली गई, कोबाल्ट के द्वारा कर ली गई। इसीलिए लास्ट में जो था वो कितने AgCl मिले, 0 AgCl मिले। अब जो वियोजित नहीं होते हैं उनके लिए वर्नर ने बोला कि जो समन्वय संख्याएं फिक्स रहती हैं उनको कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, मतलब जो संकुल यौगिक बनता है वो बड़े से कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। और जो संकुल यौगिक के अंदर नहीं होते, जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं हमारी, जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो बड़े कोष्टक के बाहर लिखी जाती है। जैसे क्लोरीन कोष्टक के बाहर लिखी हुई है, पोटेशियम कहाँ लिखा हुआ है, बड़े से कोष्टक के बाहर। तो प्राथमिक संयोजकताएं तो कोष्टक के बाहर लिखी जाती है, और द्वितीयक जो संयोजकताएं होंगी वो कहाँ लिखी जाएंगी, बड़े से कोष्टक के अंदर। तो ये कुछ नॉर्मल सी बातें थी। इसके अलावा एक पॉइंट और वर्नर के द्वारा बताया गया, बट उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, और इसीलिए वर्नर थ्योरी आगे चलकर विफल भी हो गई थी। लेकिन इसकी ये जो कुछ चीजें थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमें आज भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आगे की जो थ्योरी है वो इन्हीं के बेसिस पे चलती है। तो जो नेक्स्ट इसने बताया वो बताया कि इनके द्वारा संरचनाएं दर्शाई जाती हैं, जो त्रिविमीय विन्यास में होती हैं, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, कॉमन जो इनके द्वारा दर्शाई जाएंगी वो इनकी संरचनाएं होंगी, ज्यामिति होंगी। तो ये 2-3 पॉइंट इसने दिए थे। पहला तो कि 2 प्रकार की संयोजकताएं होंगी संकुल यौगिकों की, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर प्राथमिक को अलग डिफाइन किया, द्वितीयक को अलग डिफाइन किया अपने प्रैक्टिकल के आधार पे। और फिर नेक्स्टली इसने बताया कि ये त्रिविमीय विन्यास में क्या दर्शाते हैं, ज्यामिति दर्शाते हैं, जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय में होती है। क्लियर है। अब विफल क्यों हुई थी उसके भी कुछ विफल होने के कारण हैं, हमें याद नहीं करने हैं, बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्या क्या कारण है। कारण ये है कि एक तो ये जो इसने ज्यामिति बताई थी, इस ज्यामिति में प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, इनकी उपस्थिति, मतलब 4 ही समन्वय संख्या होगी, लेकिन फिर भी 2 तरह की ज्यामिति दर्शाई जाएगी, चतुष्फलकीय भी और वर्ग समतलीय भी। तो उसका कारण क्या है, वो कारण ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनमें धात्विक गुण क्यों होते हैं, चुंबकीय गुण क्यों होते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और केवल कुछ ही धातुएं क्यों होती हैं जो आपके संकुल यौगिकों का निर्माण करती हैं, सभी धातुएं क्यों नहीं करती। जैसे मैग्नीशियम है वो तो करता है, और मैग्नीशियम के लिए भी एग्जाम्पल आपका कॉमन एग्जाम्पल है, वो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वो मैं लास्ट में करवाऊंगी इसी में वर्नर सिद्धांत में ही, कि कौन सा धातु जो होगा वो आपके जैसे हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, इनमें संकुल यौगिकों का निर्माण होता है, तो उनमें कौन सी धातु उपयोग में आती है। क्लियर है। तो ये चीजें हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं और लास्ट में इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप जितना एक्सप्लेन किया है वो लिखवा देती हूँ, आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए, और अगर साथ में नहीं लिखा जाता है कंप्लीट तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। हम फर्स्टली लिखते हैं कि जो अल्फ्रेड वर्नर ने 2 प्रकार की संयोजकताओं को संकुल यौगिकों में बताया। 2 प्रकार की संयोजकताओं को किसमें बताया, संकुल यौगिकों में बताया।
अब हम इसमें फर्स्टली लिखेंगे कि इनके अनुसार संकुल यौगिक प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताएं रखते हैं। अब देखो, अगर अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत पूछा जाता है कंप्लीटली, तो जो मैं दो पार्ट्स लिखवा रही हूँ उनको आपको अलग अलग लिखना है, और यदि अंतर पूछा जाता है तो जैसे मैं टेबल बनवा के लिखवा रही हूँ उसी तरह से लिखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट इसको अंतर करके लिख लेते हैं टेबल के रूप में। एक तरफ मैं लिखती हूँ प्राथमिक संयोजकता और दूसरी तरफ हम लिखते हैं द्वितीयक संयोजकता। अगर ये पूछा जाता है कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में अंतर लिखिए, तो जो अंतर हम लिख रहे हैं वो डायरेक्टली उतार देना। और यदि ये पूछा जाता है कि वर्नर के सिद्धांत को समझाइए या वर्नर के सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए, तो आपको ये थ्योरेटिकली लिखना है। पहले ये पार्ट पूरा लिख देना प्राथमिक संयोजकता का, और उसके जस्ट बाद नीचे क्या लिख देना, द्वितीयक संयोजकता का पार्ट लिख देना। तो हम यहाँ पे फर्स्टली लिखेंगे नंबर 1 डाल करके कि यह आयनीय होती है। द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो हम इसमें लिखेंगे यह अनआयनीय होती है। ठीक है। और नेक्स्टली हम सेकंड इसमें बात करेंगे कि यह धनायन या ऋणायन आयनों द्वारा जिन्हें काउंटर आयन या प्रति आयन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटर आयन या फिर प्रति आयन। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है धनायन और ऋणायन आयनों को धनायन या ऋणायन आयनों द्वारा संतुलित होती है। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे यह ऋणायन धनायन अथवा उदासीन परमाणुओं अणुओं द्वारा संतुलित होती है। मतलब यहाँ पे जो संतुलन है वो ऋणायन से भी हो सकता है, किसी धनायन से भी हो सकता है, वो उदासीन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या कोई अणु भी हो सकता है। क्लियर है। और नेक्स्ट इसमें आएगा यह है संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या। ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं, ज्यादा सुटेबल है यहाँ। ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है या दर्शाती है। प्राथमिक संयोजकता है मतलब दर्शाती है। और इसकी हम बात करें तो यह है संकुल की समन्वय संख्या को दर्शाती है। ठीक है, यह संकुल की समन्वय संख्या को दर्शाती है। क्लियर है। अब मैं ऊपर का मिटा रही हूँ, आप लोग ऊपर वाला लिख लेना वीडियो पॉज करके अगर नहीं लिखा है तो। नेक्स्टली हम इसमें लिखेंगे 4th पॉइंट पे यह
बड़े कोष्ठक के बाहर लिखी होती है, बड़े कोष्ठक के बाहर लिखी होती है। और यहाँ पे इसका फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, यह है बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है या लिखी होती है, अंदर लिखी जाती है। क्लियर है? इसमें हम लिख लेंगे कि जैसे CONS3 का होल 6, ठीक है, और यहाँ मैं कर देती हूँ 3+। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो है वो किसको दर्शा रहा है, आपके सॉरी ये तो द्वितीयक संयोजकता का हो गया, हम इसमें लिखेंगे ये 3+ और ये 3Cl-, इस तरह से। तो ये जो भाग है वो हमारा किसका दर्शा रहा है, प्राथमिक संयोजकता का। और हम द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो उसमें हम सिर्फ लिखेंगे CONS3 का होल 6 और ये 3+। तो ये जो अंदर का पार्ट है वो किसको दर्शा रहा है, आपके द्वितीयक संयोजकता को। क्लियर है? ये यहाँ तक आप ऐसा कैसा नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? एक बार वापस इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, है क्या। प्राथमिक संयोजकता क्या होगी, आयनीय होगी, मतलब इस तरह से आयन्स होंगे उसके 3+- ये इस तरह से। क्लियर है? और ये धनायन ऋणायन आयनों द्वारा क्या होगी, संतुलित होगी। जैसे इसमें किससे संतुलित है, ऋणायन से। और K4 वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें किससे संतुलित थी, धनायन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये संकुल की क्या दर्शाती है, ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब यहाँ जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो यहाँ पे हमने लिखी है, तो ये क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा रही है। फिर नेक्स्टली हम क्या लिखते हैं कि ये बड़े कोष्ठक के बाहर लिखी होती है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बाहर लिखा हुआ है वो किसका है, प्राथमिक संयोजकता। अब दूसरी हम बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता की। ये तो मैंने सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है 3+ से, यहाँ पे कंफ्यूजन मत लेना, हमें सिर्फ अंदर के पार्ट की बात करनी है। तो ये जो है वो अनआयनीय है। अनआयनीय का मतलब इस CO और NH3 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, प्लस और माइनस के फॉर्म में। यदि यहाँ पे अंदर Cl भी होता, 5 NH3 होते और 1 Cl होता, या 2 Cl होते, 4 NH3 होते, तब भी हम उसको प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो कैसी होती है, अनआयनीय होती है, वियोजित नहीं होती, वो प्लस और माइनस में टूटती नहीं है। तो इनकी प्रकृति कैसी है, अनआयनीय। क्लियर? इसके बाद ये जो होगा वो ऋणायन से, हमने देखा था Cl भी अंदर जुड़ा हुआ था, ये हमारा उदासीन है। इसी तरह से इसमें हम धनायन भी लिख सकते हैं, जैसे NO+ आयन जैसे यौगिक है वो भी इसके अंदर आते हैं, नाइट्रोसोनियम, कुछ ही यौगिक होते हैं धनात्मक लिगेंड के, लेकिन फिर भी धनात्मक लिगेंड भी जो है वो द्वितीयक संयोजकता, जो मैं अंदर के परमाणु उनको कॉमन नाम से बोल रही हूँ, लिगेंड जो ये नाम है ना, ऋणायन, धनायन, उदासीन, परमाणु, अणु, इनको एक कॉमन नाम देते हैं लिगेंड। हम आगे बात करेंगे इसकी, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि ये जो होगा वो धनायन, ऋणायन, उदासीन, लिगेंड जो होंगे उनसे संतुलित होगा, या हम बोल सकते हैं परमाणु, अणु या आयन से संतुलित होगा। वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। जैसे परमाणु क्लोरीन था, हाइड्रोजन ले सकते हैं, अमोनिया है, H2O है, जल है, इनके साथ ये क्या करते हैं, संतुलित होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसको दर्शाते हैं, समन्वय संख्या को दर्शाते हैं। मतलब यहाँ जो इनकी टोटल संख्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, वो क्या होती है, इनकी समन्वय संख्या होती है। तो ये संकुल यौगिक की समन्वय संख्या को दर्शाते हैं। और लास्ट होता है कि ये बड़े से कोष्ठक के अंदर लिखे हुए होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, बड़ा सा कोष्ठक जो हमने लिखा है, इसके अंदर का पार्ट सिर्फ किसको शो कर रहा है, द्वितीयक संयोजकता को। तो ये बात हो गई हमारी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं में अंतर की। हम सारे पॉइंट वाइज स्टेप लिख रहे थे, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने अंतर के रूप में इसको लिखवाया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम इसमें इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखते हैं, वर्नर सिद्धांत के द्वारा जो दिया गया, अल्फ्रेड वर्नर ने जो दिया है, जो प्रैक्टिकल के आधार पे उसने एक्सप्लेन किया था उसको। तो नेक्स्ट उसने बताया, नेक्स्ट पॉइंट हम एरो डाल करके इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे कि यह संकुल यौगिकों में त्रिविमीय विन्यास
वाली ज्यामिति की व्याख्या करता है। जैसे उसने बताया कि यदि हम जैसे इसी कंपाउंड की बात करें CONH3 का होल 6, तो इसमें ज्यामिति होगी कौन सी? अष्टफलकीय। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें PTCl4 की। ठीक है, PTCl4 टू प्लस सही है, 2+ इसकी हम बात करें तो इसकी होगी वर्ग समतलीय। और नेक्स्टली हम जैसे बात कर सकते हैं FeCO4 की, तो यहाँ पे इसकी ज्यामिति जो होगी वो होगी चतुष्फलकीय। तो ये इस तरह से ज्यामितियां इसने बता दी, लेकिन इन ज्यामितियों की कोई क्लियर व्याख्या नहीं की कि ये ज्यामितियां आई कैसे। वो हम आगे जब इनकी और थ्योरीज आएंगी हमारी समावयवता के बाद, तो उन थ्योरीज में देखेंगे जो CFT और VBT है उनमें। क्लियर है? तो ये सिर्फ ये बताता है कि ये ज्यामितियां होती हैं अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय। ये इसने इसके प्रैक्टिकल के बेसिस पे बता दिया। जो समन्वय संख्या निकली उसकी 6, उसके आधार पे बता दिया कि इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो फिक्स होती है 4 या 6, और उसी के आधार पे ये ज्यामितियां दर्शा देते हैं, जैसे अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय है, इस तरह की। क्लियर? और कुछ बड़ी ज्यामितियां भी दर्शाते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये 3 ही ज्यामितियां हैं, तो हम इन तीनों के बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस लिख लेते हैं आज के कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ संकुल यौगिक बताने वाली थी तुम्हें, जिनके धातु तुम्हें पता होने चाहिए, और जो कॉमनली तुम लोगों को नाम पता है उन संकुल यौगिकों के। तो जो संकुल यौगिक है उनमें हमारा सबसे पहला संकुल यौगिक आता है हीमोग्लोबिन का। हमारे रक्त में आप लोगों ने सुना है कि रक्त में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, Hb उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है, लेने और लाने का। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? एक संकुल यौगिक है, बड़ा सा संकुल यौगिक है। और ये जो संकुल यौगिक है वो बना हुआ है आयरन का। मतलब जब भी हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर हमें आयरन खाने की सलाह देते हैं, या फिर जो डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं वो आयरन की बनी हुई होती हैं, आयरन से प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है? हमारा एक संकुल यौगिक का धातु है। क्लियर है? केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या धातु क्या होगी? आयरन। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लेना ज्यादा सही रहेगा, इधर लिख लेना संकुल यौगिक, और संकुल यौगिक में धातु, जो कॉमन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को लिखा रही हूँ। फिर दूसरा है क्लोरोफिल। जो पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? क्लोरोफिल के माध्यम से करते हैं। और क्लोरोफिल में जो धातु उपस्थित होती है, क्लोरोफिल भी एक संकुल यौगिक है, और इसमें जो धातु उपस्थित होती है वो क्या होती है? मैग्नीशियम। इसी तरह हम बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो है, विटामिन B12, जिसको हम कोबाल एमीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल एमीन। तो ये जो कोबाल एमीन है, इसके अंदर जो धातु उपस्थित होती है, ये भी एक संकुल यौगिक है जिसमें धातु उपस्थित होती है, वो कौन सी होती है? कोबाल्ट होती है। क्लियर है? तो ये सिंपल सी है। इसके अलावा कुछ सिस्प्लेटिन वगैरह जो होती हैं वो हमारे कैंसर के उपचार वगैरह में काम में आती है, वो हम लास्ट में अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये समझ लो कि संकुल यौगिक जो है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, जिनमें तुम लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, जिनकी जरूरत शरीर को पड़ती है। तो ये जो संकुल यौगिक हैं वो कौन सी धातुओं के हैं? आयरन के और कोबाल्ट के। इसी तरह पेड़ पौधों की हम बात करें तो उसमें कौन सा संकुल यौगिक है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। क्लियर? तो ये सिंपल सा था। उसके बाद हम इसकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये इतना सा नोट डाउन कर लेना उसके जस्ट नीचे, वर्नर सिद्धांत के नीचे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा, वर्नर सिद्धांत के
मुख्य अभिग्रहित समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा आज का, प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताओं में अंतर बताइए। और नेक्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो, वैसे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं लिख देती हूँ। जो मैंने अभी लिखा था संकुल यौगिक और धातु को, उसी को लिख देती हूँ। हम लिखेंगे कि विटामिन B12 संकुल यौगिक में कौन सी धातु उपस्थित होती है। इसके बेसिस पे उन दोनों को समझ जाओगे आप, उपस्थित होती है। और नेक्स्ट हमारा इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको करना है अपने माइंड से, वीडियो देखना आराम से अच्छे से, और उसके बाद डिसाइड करना कि क्या हमें उसके अंदर लिखना है। क्लियर है? तो हम फर्स्टली यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, CONH4NH3 में प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता कितनी है। आपको वीडियो देख करके ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है कि इसकी प्राथमिक संयोजकता की संख्या कितनी होगी और द्वितीयक संयोजकता की संख्या कितनी होगी। हम कल इसकी वापस बात करेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वीडियो अच्छे से देखना है और उसके बाद इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, ताकि आप लोग मुझे बता सको और मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट दोनों करना, और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। थैंक यू सो मच।